Hey guys, I am Anmol Mata. Welcome you all to our YouTube channel SSC बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पॉटिंग एरर पार्ट 2। आप सभी को पता होगा आज से कुछ दिन पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इफ अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने आपके साथ 25 कंसेप्ट डिस्कस करे थे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एज इट इज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बट आई एम श्योर आपको कंसेप्ट वही आपको जरूर मिलेगा। तो आज भी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 25 डिफरेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, पेन एंड पेपर लेके बिल्कुल रेडी हो जाइए एंड साथ में मेरे साथ में क्वेश्चंस करते जाइए। ठीक है, आज भी मैं 25 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, 1 to 25 नंबरिंग कर दीजिए पेपर में एंड देन जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आए आप मेरे आंसर बताने से पहले खुद से उसे करने का ट्राई कीजिए। एंड देन अगर आपको नहीं आता हो तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए एंड जैसे वीडियो खत्म हो आप चेक करना कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। आप सभी को पता है पेशेंस मतलब क्या होता है। पेशेंस मतलब किसी चीज का धैर्य, एज वेल एज परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। पेशेंस और परसिवरेंस बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। आप सभी को पता है आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये दोनों आपके लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, जब तक आपके लाइफ में पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें जो एरर है वो है आपका एरर पार्ट 1 में, पार्ट 1 में नहीं सॉरी पार्ट 2 में एरर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। देखो जब भी आपके सेंटेंस में यहाँ पर आप इसे काट के पार्ट 2 कर दीजिएगा। ठीक है, इसे आप काट के यहाँ पर पार्ट 2 कर देना। ठीक है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर की जगह हम इज यूज करेंगे। क्यों, देखो इफ द सब्जेक्ट, अगर आपके दो सब्जेक्ट दिए हुए सेंटेंस में अगर वो दोनों सब्जेक्ट आपके ज्वाइंट हो रहे किस वर्ड से, एज वेल एज, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ एंड नॉट, अगर आपके दो सब्जेक्ट के बीच में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हम हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम हमेशा वर्ब यूज करते हैं जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका पेशेंस दिया हुआ है, पेशेंस क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी स्टूडेंट, सिंगुलर आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मयंक अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, मयंक यहाँ पे सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हुए, ये आपका प्लूरल है एंड ये आपका सिंगुलर है। इन दोनों को हमने किसके थ्रू ज्वाइन किया है, विद द हेल्प ऑफ अलोंग विथ। अभी हमने देखा जब भी आपका सेंटेंस अलोंग विथ से जुड़ता है, दो सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, इज यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बार आपको एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेट अस डू इट। जो पासर बाय था, पासर बाय मतलब क्या होता है, जैसे हम रास्ते में जाते हैं, हमको किसी जगह का रास्ता नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी जो वहां से जाते, जो लोग वहां से गुजरते हैं हम उनसे रोक कर रास्ता पूछते हैं। तो हमने क्या पूछा रास्ते से, वहां पर पासर बाय से कि मैरिज हॉल कहाँ है, और इवन उसने हमको क्या बताया, वो हमको वहां तक लेकर भी चला। आई होप आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें एरर मार्क कर लिया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एरर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एरर है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या एरर है, देखो द पासर बाय टोल्ड अस। आपके पास देखो 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। बेसिक इंग्लिश आप सभी को पता है, सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस और एक सेंटेंस आपका होता है इंट्रोगेटिव, है ना। असर्टिव सेंटेंस मतलब जहां पर आपको किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो, नेगेटिव मतलब जहाँ पे नॉट या फिर नेवर यूज किया गया हो, एंड देन आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है, द पासर बाय टोल्ड अस, पासर बाय ने हमें बताया, मतलब सारी कहानी एक सिंपल असर्टिव
में चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो स्ट्रक्चर भी हमारा कैसे फॉलो होगा, असर्टिव के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। और हमारा असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, वेयर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट यूज किया है, जो कि आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होगा, हम वॉज को किसके बाद यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। दैट मीन्स द मैरिज हॉल के बाद आपका यूज होगा वॉज। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है, यूज वॉज आफ्टर हॉल, सेंटेंस इज एन असर्टिव सो वी यूज स्ट्रक्चर इन दिस वे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपके लिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स भी ऐड करे हैं। आपका जो ये वाला सेंटेंस है ये आपका असर्टिव में यूज किया गया है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ही आपका सब्जेक्ट है, देन आपकी वर्ब है एंड देन आपकी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है एंड देन ये आपकी ऑब्जेक्ट है, वेयर ही इज गोइंग। एंड नेक्स्ट में क्या लिखा है मैंने, वेयर ही इज गोइंग। यहाँ पर हमने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज किए, देन हमने सब्जेक्ट यूज किया एंड देन हमने मेन वर्ब यूज किया एंड देन उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये आपका सेंटेंस काय में चल रहा है, इंट्रोगेटिव में चल रहा है एंड ये सेंटेंस आपका असर्टिव में चल रहा है। असर्टिव में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब लगाते हैं एंड इंट्रोगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, थर्ड क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। जो कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द इंक्रीमेंट ऑफ इनकम। दैट मीन्स अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा अच्छा खाओगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी इनकम अर्न कर रहे हो तो आप अपने जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या करोगे, बढ़ाओगे, है ना। तो बताओ क्या एरर होगा आपके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा का पूरा आपका ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। द इंक्रीज इन कंजम्पशन ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने यहाँ पर इज यूज किया है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल के बाद हम हमेशा टू यूज करते हैं प्रेपोजिशन, ये भी सी चीज सही है। देन उसके बाद वापस लिखा है द इंक्रीज इन इनकम, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो आप नो एरर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, scarcely had I arrived then the train left। नो एरर। बताओ क्या एरर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज हमने देखे थे, उसमें हमने देखा था अगर कभी भी आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर ये सारे नेगेटिव एडवर्ब यूज होते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे चलता है, इन्वर्जन फॉर्म में चलता है ना। तो यहाँ भी हमारा सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में चल रहा है। हमने क्या किया, पहले अपने हेल्पिंग वर्ब यूज किए एंड देन हमने अपना सब्जेक्ट यूज किया। दैट मीन्स पार्ट 1 में तो कोई एरर नहीं, ठीक है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आई अराइव्ड देन। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, देन यूज करा है। अगर आपको कंजंक्शन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि हम हमेशा देन का यूज किसके साथ करते हैं, नो सूनर के साथ करते हैं ना। नो सूनर क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है और हम कंपैरेटिव के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं ना। तो याद रखना हमेशा नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं एंड हार्डली एंड स्कार्सली इन दोनों के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, व्हेन यूज करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होगे तो आपने ये वाला कंसेप्ट जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अभी ध्यान से देखना, आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमेशा याद रखना हार्डली एंड स्कार्सली इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, व्हेन यूज करते हैं एंड नो सूनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हटा दो, आप एरर मार्क कर दो पार्ट 2 में और इसकी जगह आप लगा दो यहाँ पर व्हेन, ठीक है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वॉज टू यंग। जो उसको रिजेक्ट किया गया उसका रीजन क्या था, वो बहुत ज्यादा यंग था, ठीक है। आई होप आपने कुछ ना कुछ एरर मार्क इसमें कर दिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा एरर कहाँ पर है। एरर है आपका पार्ट 3 में। क्यों, देखो द रीजन वाई, देखो द रीजन और बिकॉज इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, कारण। वो रिजेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग था।
क्यों किया गया और क्यों की, यहाँ पे दोनों बार क्यों यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये सुपरफ्लाउज है। सुपरफ्लाउज है तो अब हम क्या एरर करेंगे, इसमें पार्ट 3 में एरर टिक करेंगे। अब पार्ट 3 में हमको क्या करना है, यहाँ पर बिकॉज को हटाना है। अब बिकॉज को हटाना है तो हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो बिकॉज को हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर दैट ऐड करेंगे। हमेशा याद रखना द रीजन वाई के साथ हम क्या ऐड करते हैं बाद में, दैट। जैसे हम आइदर के साथ और लगाते हैं, नाइदर के साथ में नॉर लगाते हैं, वैसे ही द रीजन वाई के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज आई वॉज इल। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बीमार थी। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, द रीजन आई कुड नॉट स्टडी, वहां पर हम बिकॉज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ने में तो बिल्कुल सही हमको लगेगा कि अरे सेंटेंस बिल्कुल सही लगा है, एरर तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट एरर कहाँ होता है आपका, इस वाले पार्ट में एरर होता है। ठीक है, हम देखो बिकॉज, एज और सिंस ये तीनों वर्ड्स आपके कारण बताने की बात करते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों वर्ड्स का यूज ही वहां पर नहीं करते, हम सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, दैट का यूज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, जो टीचर्स है वेरियस स्कूल्स की, मेट टू डिस्कस अबाउट, वो मिली किस बारे में डिस्कस करने के लिए, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, कि स्टैंडर्ड इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो लोग मिले। बताओ क्या एरर होगा आपका इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में जो आपका एरर होगा वो होगा पार्ट 2 में, आपका एरर पार्ट 2 में है। और एरर क्या है, देखो जब भी आपके बाद नो प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ब्स की लिस्ट बनाई है, अगर इन वर्ब्स को हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन वर्ब के बाद हम कभी भी प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, अबाउट यूज नहीं करते हैं। एग्जाम में आपको डेफिनेटली इन सारे वर्ड्स में से ही कोई ना कोई देखने को जरूर मिलेगा। वो कौन कौन से वर्ड्स है स्टूडेंट, emphasize, discuss, investigate, comprise, consider, attack, enter, order, describe। ठीक है, इनके बाद कभी भी आपको preposition दिखे और ये आपकी verb active voice में यूज की गई हो तो हम कभी भी preposition यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, about को हटा देना है। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा देखने को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, द डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, he was determined to have his pound of flesh। मतलब कि their distress had no effect, उनका जो distress है, उनका जो दुख है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उनके ऊपर, क्योंकि वो क्या थे, डिटरमाइंड थे। किस चीज के ऊपर डिटरमाइंड थे, कि उनको क्या खाना है, टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, उनको फ्लैश खाना है। ठीक है, बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या एरर होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो एरर है आपका पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में एरर क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या एरर है, पार्ट 2 में अफेक्ट। आपको पता होगा अफेक्ट और इफेक्ट दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट ये क्या आपके होमोनिम्स है। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उन वर्ड्स का मीनिंग पूरा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है अफेक्ट, अफेक्ट आपका क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, दैट मीन्स ये आपका क्रिया करता है, क्रिया होता है। एग्जाम्पल में लिखा है द कोल्ड वेदर अफेक्टेड द क्रॉप्स, जो कोल्ड वेदर था उसने क्या किया, क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। दैट मीन्स यहाँ पे अफेक्ट क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, प्रभाव डालने का काम कर रहा है। ठीक है, एंड जो हमारा इफेक्ट होता है EFFECT, है ना, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वेदर वॉज अ लोअर यील्ड, जो कोल्ड वेदर का इफेक्ट था, परिणाम था, वो क्या था, उसकी वजह से जो यील्ड हुई, उत्पादन था, वो कैसा हुआ, कम हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है उसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं, और जो अफेक्ट है उसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं ना। तो आप हमेशा याद रखना कि इफेक्ट और इफेक्ट का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आपका एरर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट 2 में आप इसको हटाकर कौन सा इफेक्ट लगा दोगे, EFFECT वाला लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यू मे बी अ बिट अपसेट बट
इट्स रियली नथिंग एल्स दैन अनरीजनेबल एंग्जाइटी। आप थोड़े बहुत अपसेट होंगे बट ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक एंग्जाइटी है, ठीक है। नो एरर। बताओ क्या एरर हो सकता है इसमें। आई होप आपने कुछ एरर लगाया होगा, है ना। देखो यहाँ पर एरर क्या है स्टूडेंट, आपका एरर है पार्ट 1 में। पार्ट वन में क्या एरर है, देखो सॉरी यहाँ पर पार्ट 1 में नहीं, आप इसको हटाकर पार्ट 3 कर देना, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आप एरर का स्टूडेंट प्लेस करेंगे पार्ट 3 में। यू मे बी अ बिट अपसेट बट इट्स रियली नथिंग। हमेशा एल्स, देखो जब भी आपके सेंटेंस में एल्स यूज होता है तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। जैसे हम आइदर के साथ और यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर यूज करते हैं, तो वैसे ही हम एल्स के साथ क्या यूज करते हैं, बट। एल्स और बट आपका हमेशा पेयर में चलता है ना। तो यहाँ पर आपका एल्स यूज किया गया है तो आप इसको हटाकर क्या लगा दोगे, इसकी जगह बट लगा दोगे, तो आपका सही क्या हो जाएगा, यू मे बी अ बिट अपसेट बट इट्स रियली नथिंग एल्स बट अनरीजनेबल एंग्जाइटी, ठीक है। अब देन कहाँ यूज होता है स्टूडेंट, देन यूज होता है आपका अदर एंड अदरवाइज। जब भी आपके सेंटेंस में आपको अदर एंड अदरवाइज दिखे तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, देन यूज करोगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ऐड किया है। फॉर एग्जांपल, शी हैज नो अदर अल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड। उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है किसके अलावा, वर्क हार्ड करने के अलावा, है ना। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि अदर और अदरवाइज के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, एंड एल्स के साथ हम बट यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप अच्छे से इसको कर लेना रिवाइज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही वाज टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री। वो जब टायर्ड, जब वो थका हुआ था तो उसने रेस्ट लिया, किसके नीचे रेस्ट लिया, शेड ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ की छाया रहती है उसके नीचे वो जाकर बैठ गया और वहां पर जाकर वो रेस्ट लेने लग गया। तो बताओ क्या एरर होगा आपके अकॉर्डिंग। देखो एरर जो है वो आपका पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में क्या एरर है स्टूडेंट, व्हेन ही वाज टायर्ड ही टुक रेस्ट। यहाँ पर एरर है आपका प्रेपोजिशन का। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ट्री बना के बताती हूँ, है ना। ट्री अच्छा बन नहीं पाएगा बट आप समझ लेना कि ट्री है, ठीक है। ये ट्री है आपका, ट्री की शैडो थोड़ी ऐसी ऐसी रहेगी, है ना। ये आपका कोई बंदा है यहाँ पर ऐसे करके बैठा हुआ है ना। अब ये बंदा है ट्री की शेडो में बैठा हुआ है ना, अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो जब भी आपके सेंटेंस में कवरिंग सेंस की बात होती है, मतलब ये जो शेडो है इसको क्या कर लेगी, इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी। जब भी कवरिंग सेंस की बात होती है तो वहां पे हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका एरर पार्ट 2 में हो जाएगा। आप अंडर को हटाकर क्या प्रेपोजिशन लगाओगे, इन लगाओगे। व्हेन ही वाज टायर्ड ही टुक रेस्ट इन द शेड ऑफ ट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर मान लो दिन का टाइम हो और वहां पे शेड नहीं हो और इंसान पेड़ के नीचे आके बैठा है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ही सेट अंडर द ट्री, ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठा है। पर अगर शेड की बात होगी, शेड क्या करता है, कवरिंग सेंस की बात करता है, तो कवरिंग सेंस में हम हमेशा इन लगाते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम। ये क्या है, एरोगेंट। एरोगेंट मतलब कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट की बात है, घमंड की बात है कि तुम अपने आप को एज्यूम करो कि तुम हर बार जीतोगे। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा जीतेंगे, यू नो। कुछ भी हो सकता है एंड पॉइंट पे, है ना। तो कभी भी किसी के सामने अपनी एरोगेंसी शो नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी बैड थिंग, ठीक। यहाँ पर जो एरर है आपका पार्ट 1 में एरर है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। आप सभी को पता होगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है। कुछ वर्ब है, उन वर्ब के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज की जाती है। अब उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि इस वर्ब के बाद यही प्रेपोजिशन यूज की जाएगी, है ना। उसको आपको क्या करना रहता है, याद करना रहता है। अब वैसे ही यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, एरोगेंट। एरोगेंट हमेशा अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेता है स्टूडेंट, ऑफ लेता है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर को हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एरोगेंट ऑफ यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम, है ना। तो हमेशा याद रखना एरोगेंट क्या लेता है, अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, I signed on the receipt in the morning, but the pay has not been disbursed to me. मैंने क्या किया है, रिसिप्ट पे साइन कर दी मॉर्निंग में, बट जो पे है वो अभी तक डिस्बर्स मतलब होता है पेमेंट मिल जाना, अभी तक नहीं मिला। नो एरर। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या एरर होगा इसमें। देखो
आपका जो एरर है पार्ट 1 में एरर है। क्या एरर है बच्चे? यहाँ पे देखो, आई साइंड, मैंने क्या किया? साइंड किया। साइंड किया यहाँ पर आपका वर्ब है। अब मैं ऐसे पूछूं आई साइंड व्हाट, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? रिसेप्ट। दैट मीन्स रिसेप्ट आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो अगर आपका ये नाउन है तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन क्यों लगाएंगे? यहाँ पर इस प्रेपोजिशन को हटाओ, सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा? I signed the receipt. I signed the receipt in the morning, but the pay has not been disbursed to me. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। वर्ब के बाद हम जब डायरेक्ट नाउन लिखते हैं तो नाउन के पहले हमको कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें था हमारा डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, एम्फेसाइज, उसमें भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है। नाउन के पहले आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपका अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हियर्ड फ्रॉम हिम यस्टरडे। ये वही सेम स्टोरी है जो मैंने सुनी थी। कब सुनी थी? यस्टरडे सुनी थी उससे, ठीक है। अब बताओ क्या एरर होगा आपके अकॉर्डिंग? देखो आपका जो एरर है, आपका एरर है पार्ट 2 में। क्या एरर है पार्ट 2 में बच्चे? देखो, यूज दैट इन प्लेस ऑफ विच। देखो यहाँ पर जो विच का यूज किया है ना वो हमारा गलत है। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे दैट। क्यों? देखो, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, जब भी ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं आपके सेंटेंस में यूज होंगे तो वहां हम रिलेटिव प्रोनाउन से और सिर्फ क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। एग्जाम में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हमेशा याद रखना, जब भी द सेम, द लिटिल, द ओनली, एवरीथिंग मिलेगा तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। विच का यूज वहां पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he does not hardly know what happened yesterday. उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि कल क्या हुआ था, ठीक है। बताओ क्या एरर होगा? देखो यहाँ पर जो एरर है स्टूडेंट पार्ट 1 में एरर है। आप सभी को पता होगा हार्डली, हार्डली खुद में ही कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है ना। ये नेगेटिव वर्ड है तो हम यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे क्या? नहीं। चाहे आप डज नॉट का यूज कर लो या आप हार्डली का यूज कर लो, दोनों में से एक का यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डज नॉट का यूज करेंगे। हार्डली को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा सही क्या हो जाएगा? शी डज नॉट नो what happened yesterday. उसको नहीं पता कि कल क्या हुआ था, ठीक है। ड्रॉप हार्डली, वी नेवर यूज डबल नेगेटिव इन अ सिंगल सेंटेंस। हम एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा? आपका सुपरफ्लूअस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, there is no evidence to show that information technology secrets are more vulnerable in India than Britain or the US. यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो बता पाए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स है वो क्या है? ज्यादा वल्नरेबल है इंडिया में देन ब्रिटेन और यूएस। आप बताओ क्या एरर होगा इसमें? देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? कंपैरिजन की बात की जा रही है। मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स इंडिया की, उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ब्रिटेन के टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स है ना। तो आपका जो एरर है यहाँ पर पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में एरर क्या है स्टूडेंट? देखो, जब भी आपको कंपैरिजन करना रहता है तो आप सेम क्वांटिटी, सेम डिग्री का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पर्सन का कंपैरिजन करना है तो आप पर्सन से ही करोगे। आप ऐसा नहीं किसी पर्सन का कंपैरिजन किसी की ड्रेस से कर दिया, है ना। पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होता है, ड्रेस का कंपैरिजन ड्रेस से होता है। तो यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो हमने उसको यहाँ पे किससे कंपेयर कर दिया? ब्रिटेन और यूएस से। दैट मीन्स सीक्रेट्स को कंपेयर कर दिया हमने कंट्री से, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एरर मार्क कर देंगे 3 में एंड देन उसकी जगह हम क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे? हम इम्प्रूवमेंट करेंगे दोज ऑफ का। यहाँ पर हम दोज ऑफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा नाउन क्या है? प्लूरल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स है ना। अगर आपका यहाँ पर नाउन सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते? देन दैट ऑफ लगाते। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से आप इसे नोट डाउन कर लेना अगर आपको ये नहीं पता हो, है ना। तो आपका सही क्या हो जाएगा? देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया देन दोज ऑफ ब्रिटेन और द यूएस। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या ऐड करना था? देन दोज ऑफ ऐड करना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी वॉज टॉलर देन either of her 5 stories। ओ यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे सही चीज क्या हो जाएगी, सिस्टर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना आप उसको। शी वॉज टॉलर देन either of her 5 sisters। अब आपको मैंने बताया था आइदर और का यूज हम कब करते हैं, जब हमको दो में से एक की बात करनी रहती है ना। आइदर इज यूज्ड फॉर 1 out of 2। जब हमको दो में से एक की बात की जाती है तब हम वहाँ आइदर यूज करते हैं। अब यहाँ पर उसका कंपैरिजन की जा रही है 5 सिस्टर्स, दैट मीन्स 5 सिस्टर्स है, उसमें से टॉल कौन है, वो टॉल है ना। तो यहाँ पर हम आइदर का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, एनीवन का यूज करेंगे। तो एनीवन का यूज करेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज टॉलर देन एनीवन ऑफ हर 5 सिस्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आइदर शी और ही। अब यहाँ पर देखो आइदर शी और ही, हमारे पास दो सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे आइदर का यूज करना सही मानेंगे। ठीक है, आइदर शी और ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइदर को हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे, एनी वन ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए सर। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट्स स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। ट्रेजर आइलैंड क्या है, एक स्टोरी है, बेस्ट पायरेट स्टोरी है जो लिखी गई है आज तक, है ना। देखो इसमें एरर कहाँ है, इसमें आपका एरर है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या एरर है स्टूडेंट, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि वन ऑफ के बाद आप हमेशा जो नाउन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वन ऑफ द के बाद आपका नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। अब आगे का रूल क्या कहता है, आगे का रूल ये कहता है कि वन ऑफ के बाद अगर आपका नाउन प्लूरल है एंड देन आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा, हु, which एंड दैट। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, which, दैट यूज किया है तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो भी कौन सी रहेगी स्टूडेंट, प्लूरल रहेगी। प्लूरल क्यों रहेगी, क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेता है, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया वर्ड से वो वर्ड अगर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वो वर्ड आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पर क्या यूज किया स्टूडेंट, दैट यूज किया गया है एंड दैट के पहले आपका क्या है, स्टोरीज है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वर यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर पार्ट 3 में हो जाएगा। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वर एवर रिटन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे बैंक की एग्जाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। हमेशा याद रखना वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, है ना। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते तो आप हम लिख लेना अच्छे से इस चीज को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट, he has a scheme of his own which he thinks more preferable to that of any other person। उसकी जो स्कीम है वो क्या है, वो सोचता है कि उसकी स्कीम मोर प्रेफरेबल है किसी और पर्सन की स्कीम से। ठीक है, बताओ क्या एरर होगा आपके अकॉर्डिंग इसमें। देखो इसमें जो आपका एरर होगा स्टूडेंट पार्ट 2 में एरर होगा। पार्ट 2 में एरर क्या होगा, देखो द एडजेक्टिव प्रेफरेबल इज यूज्ड। प्रेफरेबल खुद में क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री, खुद में क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और इसके साथ हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, हमेशा टू यूज करते हैं। तो जब ये खुद में ही कंपैरेटिव है तो हम यहाँ पर वापस डबल कंपैरेटिव क्यों लगा देंगे। कभी भी एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या हटा देंगे, मोर को हटा देंगे और हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन व्हिच ही थिंक्स प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन, है ना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने आपके लिए, क्या लिखा है, रोहन इज मोर टॉलर देन मोहित। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगेन हमने दो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, मोर और टॉलर, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रोहन इज टॉलर देन मोहित। रोहन का कंपैरिजन हमने किससे करा है, मोहित से करा है, तो यहाँ पर हम टॉलर ऑलरेडी कंपैरेटिव में यूज कर रहे हैं तो मोर का यूज हम हटा दो, है ना। अवॉइड डबल कंपैरेटिव इन अ सेंटेंस, याद रखना कभी भी हम सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन दिस क्लास वॉज मेड एज द कैप्टन। जिस क्लास का बहुत ज्यादा स्टूडियस बॉय था, मतलब स्टूडियस बॉय मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, आप सभी की क्लास में कोई ना कोई बच्चा आपने देखा होगा जो दिन भर पढ़ता रहता है ना, तो जो बच्चा था उसको क्या बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया। ठीक है, बताओ क्या एरर होगा इसमें। देखो आपका जो एरर होगा वो होगा पार्ट 3 में। क्यों, देखो रिमूव एज द, क्यों हम रिमूव एज को क्यों रिमूव करेंगे, वी नेवर यूज एनी एडवर्ब, हम कभी भी एडवर्ब यूज नहीं कर सकते। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब एज, किसके साथ यूज नहीं कर सकते, विथ इलेक्ट, अपॉइंट, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक एंड चूज। जब भी आपको ये वाली वर्ब दिखे तो उसके साथ आप एडवर्ब एज का यूज कभी नहीं करोगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे इसको हटा दो और आपका पार्ट क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। ठीक है, द मोस्ट स्टडियस बॉय इन दिस क्लास वॉज मेड सिंपली कैप्टन। ठीक है, एज द हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे और एडवर्ब एज भी नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे, वॉज मेड कैप्टन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he was asked to put his sign in the application। उसको बोला गया कि वो क्या करे, उसकी सिग्नेचर करे। कहाँ पर सिग्नेचर करे, एप्लीकेशन में करे, है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका एरर है पार्ट 2 में है। देखो साइन, साइन क्या होता है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। यहाँ पर हमको किसकी रिक्वायरमेंट थी, नाउन की रिक्वायरमेंट थी, तो नाउन क्या हो जाएगा, साइन का सिग्नेचर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो याद रखना क्या होगा, ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज। अब मैं पुट हिज के बाद क्वेश्चन पूछूं, ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज व्हाट, तो व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, साइन दे रहा है, तो व्हाट की जगह हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, नाउन की रिक्वायरमेंट है। नाउन की रिक्वायरमेंट है तो हम साइन को हटाओ क्योंकि ये तो आपका वर्ब है, इसकी जगह हम क्या ऐड कर दो, सिग्नेचर ऐड कर दो क्योंकि सिग्नेचर आपका नाउन है। जब भी कोई वर्ड आपको व्हाट का आंसर दे वो आपका सेंटेंस में किसका रोल प्ले करेगा, नाउन का रोल प्ले करेगा, हमेशा याद रखना, है ना। ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। एक्वेंटेड मतलब होता है परिचित होना या एडजस्टेबल होना। वो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्वेंटेड हूँ इस कंट्री के साथ देन यू, मतलब कंपैरिजन कर रहा है आपका किससे, मुझसे, कि मैं इस कंट्री में ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छे से रह सकता हूँ। आई होप आपने कोई एरर मार्क किया होगा, है ना, बट इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली पूरा सही है। देखो आई एम बेटर एक्वेंटेड, बेटर के साथ आपका कंपैरेटिव डिग्री देन यूज होता है, सही है। यू का कंपैरिजन करा है आई से, तो ये भी चीज आपका सही है। दैट मीन्स आपका एरर पूरा सही था, कोई भी एरर नहीं था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, क्या है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। ना तो वो ना ही उसका भाई, यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ना तो वो ना तो उसका भाई वॉक कर सकता है फास्टर देन मी। आप बताओ क्या एरर होगा यहाँ पर, आपका जो एरर होगा पार्ट 3 में होगा। पार्ट 3 में एरर क्यों होगा, देखो जब भी स्टूडेंट हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का केस हम हमेशा नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, ही इज टॉलर देन आई। आई क्या है आपका, नॉमिनेटिव है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप ही का कंपैरिजन कर रहे हो, ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होता है। तो यहाँ पर भी हम ही और हिज ब्रदर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मी नहीं होगा, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, आई ऐड कर देंगे। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पढ़ने में तो पूरा सेंटेंस हमको सही दिख रहा है ना, बट पढ़ने में नहीं जाना है हमको कहाँ जाना है, कंसेप्ट पे जाना है। और हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं तो नॉमिनेटिव केस में करते हैं। दैट मीन्स अगर हम आई का यूज कर रहे हैं तो हम पीछे भी नॉमिनेटिव केस यू यूज करेंगे, है ना, मी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, The assassin was convicted and ordered to be hung even though the lawyer handled the case efficiently। Assassin का मतलब होता है जो अपराधी था, उसको क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया और क्या ऑर्डर दिया गया, उसको सजा दी जाएगी फांसी की।
सजा दी जाएगी फांसी की। इवन दो जो उसका लॉयर था उसने केस बहुत अच्छे से हैंडल किया था, फिर भी उसको क्या किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि वो कन्विक्ट पाया गया, दैट मीन्स दोषी पाया गया, है ना। देखो यहाँ पर जो आपका एरर है स्टूडेंट पार्ट 2 में है। क्या एरर है, देखो जब भी हम हंग वर्ड यूज करते हैं, ये जो हंग वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज को टंगाना। टंगाना मतलब नॉन लिविंग थिंग, जैसे अगर आप वॉल के ऊपर कोई भी अपना फोटो फ्रेम टंगाते हो या लटकाते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हंग, ठीक है। हंग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैंग, सेकेंड फॉर्म हंग एंड थर्ड फॉर्म भी हंग। यहाँ पर हम किसी पर्सन को लटकाने की बात कर रहे हैं, है ना, फांसी देने की बात कर रहे हैं। फांसी देने की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हैंग्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द असेसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड होगा, इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, हैंग्ड कर देंगे। द असेसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड even though the lawyer handled the case efficiently, ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, this picture is to be hung, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर की बात की जा रही है, नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम हैंग यूज करेंगे, एंड यहाँ पर टू बी के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हंग यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान। दान दिया जाता है, किसको दिया जाता है, पुअर्स को दिया जाता है। बताओ क्या एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका एरर है पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आपका क्या एरर है, देखो आर्म्स मतलब क्या होता है, दान, आर गिवन टू द पुअर्स। जब भी आप कोई भी पुअर या रिच के पहले द लगा देते हो तो वो खुद में क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमको एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन में, यूज पुअर इन प्लेस ऑफ पुअर्स। क्यों, पुअर इज एडजेक्टिव, पुअर क्या आपका एडजेक्टिव है। देखो ही इज अ पुअर बॉय, बॉय को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, पुअर, दैट मीन्स पुअर आपका एडजेक्टिव है। सो वी कांट मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। हम एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं क्या, कभी नहीं बना सकते। एडजेक्टिव को तो हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पुअर का प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, द पुअर बोलेंगे। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी पुअर पीपल है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मिसेस प्रताप being a good teacher she is selected for the national award। जो मिसेस प्रताप थी वो क्या थी, गुड टीचर थी, गुड टीचर है, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया है। किस लिए सिलेक्ट किया गया, नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। आप बताओ क्या एरर होगा 1 2 3 4 में से। आई होप आपने एरर मार्क किया होगा, है ना। देखो आपका जो एरर है वो है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपका क्या एरर है स्टूडेंट, देखो हमने जब यहाँ पर मिसेस प्रताप यूज कर लिया, दैट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। जब आपका नाउन क्लियर है, गिवन है, तो आप यहाँ पर शी का यूज क्यों कर रहे हो, शी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। यूज ऑफ शी इज रिडंडेंट हियर बिकॉज द सब्जेक्ट फॉर इज, जो इसका सब्जेक्ट है, ये जो इज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में गिवन है मिसेस प्रताप, इसलिए हम यहाँ पर शी का अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे। एक ही सेंटेंस में आप क्या नाउन और प्रोनाउन साथ में यूज कर सकते हो क्या, कभी नहीं यूज कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर शी को हटाना है और आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल सही करना है ना। देखो क्या है, वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स है उन्होंने क्या करी है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है ना। 1 2 3 4, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो भी एरर हो आप मार्क करो। मेरे अकॉर्डिंग जो एरर है वो है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में एरर क्या है स्टूडेंट है, देखो इंश्योर और इंश्योर ये भी क्या आपके होमोनेम्स है। होमोनेम्स अभी आपको बताया था, जो वर्ड्स बोलने में उनका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है, बट उन वर्ड्स का जो मीनिंग रहता है वो पूरा अलग होता है। जैसे कि जो इंश्योर है, इंश्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, अरेंज फॉर कंपेंसेशन। हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, घर का इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। तो इंश्योर का मतलब होता है किसी भी डैमेज से बचने के लिए अपना इंश्योरेंस कराना। बट हमें यहाँ पर क्या देखना था, हमें अपने चीज को देखना था
था कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है कि नहीं। दैट मीन्स हमको श्योरिटी लानी थी कि हमारा काम हमने किया है कि नहीं। तो इंश्योर यूज करना था हमें यहाँ पे, जिसका मतलब होता है टू मेक श्योर। तो हमारा पार्ट 2 में एरर हो जाएगा, इसको हटाकर हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, इंश्योर लगा देंगे। वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो इंश्योर आप यूज करते हो जब आपको कंपनसेशन की बात करनी होती हो, और इंश्योर यूज करते हो जब आपको देखना हो कि सारी चीजें आपने काम किया तो सही करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी स्टूडेंट हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ये 25 क्वेश्चंस डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, और ये बहुत रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे गए कंसेप्ट है। तो आप इन क्वेश्चंस का चाहे तो लिस्ट बना देना, है ना। जो पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस कराए थे, उसके आगे का पार्ट ये पार्ट 2 है ना, तो उस क्वेश्चंस में मैंने आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स कराए थे, इस वाले वीडियो में डिफरेंट कंसेप्ट कराए। तो आपके पास ऑलमोस्ट 50 कंसेप्ट्स कवर हो चुके हैं। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका काम स्टार्ट हो गया है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल SSC बाबा को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट येट। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड बाय टू एवरीवन।